अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 5 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे मुल्क में इमरजेंसी का निफाज होने वाला है आइंदा 8 से 10 रोज़ में। इस हवाले से हुकूमत ने बाकायदा मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। अब इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं और इसमें आइनी और कानूनी पहलू क्या हैं। क्या अगर इमरजेंसी का निफाज होता है तो हुकूमत कोई ये जो इमरजेंसी का निफाज है इसको अदलिया ख़त्म कर सकती है या नहीं कर सकती, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आज इलेक्शन कमीशन का इजलास है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद कैसे करना है, इस पे तफसील से बात करेंगे कि इसकी आउटकम क्या आ सकती है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कुछ दिन पहले आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक ये जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, ये अगले 18 माह में ख़त्म हो सकती है और इसके साथ साथ टेक्नोक्रेट आ सकती है हुकूमत, और साथ ही ये कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो लंबे अरसे तक रहेगी। फिच की रिपोर्ट में क्या क्या फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं और क्या ये पॉसिबल है ये जो रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया गया है या नहीं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन का आज इजलास है जिसमें एडहॉक जजेस का जो है बाकायदा तकर्री का मंजूरी दी जानी है, और इस हवाले से जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने एक ख़त लिखा है जुडिशल कमीशन के मेंबरान को। क्या उनके ख़त के ऊपर कोई असर हो सकता है और जुडिशल कमीशन ये जो एडहॉक जजेस हैं इनकी तकर्री को रोक सकती है या नहीं रोक सकती, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और 5वें नंबर पे हम बात करेंगे हुकूमत ने ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरा शुरू कर दिया और आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात है। इस मुलाकात का एजेंडा क्या है और किस मकसद के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिलने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी के हवाले से। आपके इल्म में है कि पिछले 2-3 दिनों से ख्वाजा आसिफ के जो बयानात हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और पूरी मीडिया उसको कवरेज दे रहा है, लेकिन जो कल उन्होंने बात की है शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, ख़ास तौर पे जो उन्होंने कहा कि जुडिशल एक ब्रेक डाउन होने जा रहा है और इसका असरात आप देखेंगे अगले 8 से 10 दिनों में जुडिशल ब्रेक डाउन के। साथ साथ आपको ये भी इल्म है कि इमरजेंसी के हवाले से हुकूमत की तरफ से, हुकूमती हलकों की तरफ से भी बात की जा रही थी और उसके साथ साथ जो मीडिया है उसने भी इमरजेंसी के हवाले से बातें करना शुरू की थी। क्या ऐसा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, आपके इल्म में होगा। कल मैंने जो अपना वीलॉग किया था उसमें ये बाकायदा बताया था कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने अपनी नथिया गली जो रिहाइश गाह है उसके ऊपर बाकायदा एक मीटिंग की थी जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। उसमें यही फैसला किया गया है कि ये इलेक्शन का ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है किसी सूरत इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, और उसके साथ साथ ये भी कि अदलिया को टेक ऑन किया जाएगा ख़ास तौर पे पार्लिमान के फोरम के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि ये अदालती जो फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद ना करने की क्या जो है ऑप्शंस हैं, तो उसमें जो सर फहरिस्त है वही है जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन के हवाले से, और ये कि अगले 8-10 दिनों में इसके हवाले से बाकायदा नज़र आ जाएगा। तो जो मेरी इतलात हैं वो यही है कि अब फैसला कर लिया गया है कि एमरजेंसी जो है वो नाफिज की जाए, और इस एमरजेंसी के लिए क्या जो है हुकूमत के पास ऑप्शन है। और सवाल ये भी है कि क्या इमरजेंसी जो है वो आइनी और कानूनी है या नहीं है। तो इस हवाले से अगर आइन को देखा जाए तो आइन का आर्टिकल 232 जो है वो बिल्कुल इसके हवाले से, इमरजेंसी के हवाले से पूरा एक चैप्टर है आइन में इमरजेंसी का निफाज कैसे किया जा सकता है। तो जो आर्टिकल 232 है उसके मुताबिक बाकायदा तौर पे जो वफाकी हुकूमत है वो इमरजेंसी का अगर निफाज करना चाहती है तो उसके लिए उसे पार्लिमान से इसकी बाकायदा मंजूरी लेनी होगी। तो पार्लियामेंट से अगर इसके हवाले से इमरजेंसी हुकूमत ये प्रपोज करती है तो पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल के बाद मुल्क में इमरजेंसी का निफाज लगाया जा सकता है। इसी जो इमरजेंसी के हवाले से जो चैप्टर है उसमें फिर आगे ये भी है आर्टिकल 233 में कि जितने बुनियादी हकूक़ हैं उसको सस्पेंड किया जा सकता है, और इस हवाले से भी हुकूमत को पार्लिमान से इजाज़त लेनी होगी। फिर आगे सूबों के हवाले से भी 232 में बाकायदा दिया हुआ है कि अगर किसी सूबे में इमरजेंसी लगानी है तो उसका तरीक़ाकार भी यही है कि सूबों के जो हुकूमत है और उसके साथ साथ जो सूबाई असम्बली है उससे इसकी बाकायदा अप्रूवल लेनी होगी। और साथ साथ ये भी देखें आर्टिकल जो ये जो इमरजेंसी के हवाले से ये जितने आर्टिकल्स हैं उसमें बाकायदा तौर पे सिर्फ ये नहीं कि वार लाइक सिचुएशन हो या किसी बैरूनी हमले की सूरत में इमरजेंसी का निफाज लगाया जा सकता है, बल्कि इंटरनल जो अगर इस तरह का कोई इंतशार होता है अंदरूनी या कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो उस सूरत में भी इमरजेंसी का निफाज किया जा सकता है। और इस हवाले से
जो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसने बाकायदा से मनसूबाबंदी कर ली है। और ये जो ख्वाजा आसिफ बयान दे रहे थे, ये कोई ऐसे नहीं दे रहे थे, बल्कि ये एक वेल कनेक्टेड, सिर्फ ये जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा नहीं हैं, बल्कि इस टाइम इनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत ज़्यादा ये क्लोज हैं। क्यों, बतौर एक डिफेंस मिनिस्टर के इनका इंटरेक्शन जो है वो मिलिट्री क़यादत से होता है। तो ये मिलिट्री क़यादत भी इस हवाले से ऑन बोर्ड है, जो मेरे ज़राए ये बताते हैं। और आने वाले जो 8-10 दिन है उसमें एमरजेंसी के हवाले से ये हुकूमत कोई इस तरह की पेशरफ्त बाकायदा तौर पे कर सकती है। सवाल ये है कि क्या अगर ये एमरजेंसी लगाई जाती है तो कोई इसको चैलेंज कर देगा। चैलेंज की सूरत में क्या ये एमरजेंसी जो है वो अदलिया इसको गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे सकती है या नहीं दे सकती। तो उसमें भी यही आइन में बाकायदा तौर पे इस हवाले से दिया गया है कि अगर ये, पहला तो ये है कि ये एमरजेंसी की सूरत में जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो है वो जुरिस्डिक्शन को सस्पेंड किया जाएगा। यानी सस्पेंड करने से मतलब ये है कि जितनी भी अगर कोई इस हवाले से पिटीशंस आएंगी वो उनको वो टेकअप तो कर लेंगे, यानी वो ले लेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई समाअत या कोई इसके ऊपर फैसला नहीं कर सकते जब तक कि एमरजेंसी का निफाज रहता है। एमरजेंसी के निफाज के बाद उनके ऊपर बाकायदा कोई फैसला दिया जा सकता है या इसको टेकअप करके उसके हवाले से समाअत की जा सकती है। एमरजेंसी के दौरान जो है वो हाई कोर्ट्स भी इसके हवाले से कोई वो नहीं कर सकती। तो फिर सवाल ये है कि जब अगर एमरजेंसी उठाई जाती है तो उसके बाद इसको गैर आइनी और गैर कानूनी अगर करार दिया जाता है तो फिर उसके बाद हुकूमत के लिए क्या रिपरकशंस होंगी और असरात क्या होंगे। तो उस हवाले से भी आइन में ही बाकायदा प्रोविजन है, आइन का आर्टिकल 237 है यही एमरजेंसी से रिलेटेड, कि अगर कोई एमरजेंसी के दौरान हुकूमत को इस तरह के गैर कानूनी जो काम करती है तो उसकी इंडेमनिटी भी हासिल कर सकती है एक सिंपल कानून पास करके कि एमरजेंसी के दौरान जो जो ये किया गया है उसको इंडेमनीफाई किया जाता है। तो ये हुकूमत के पास बाकायदा तौर पर आइनी ऑप्शन है एमरजेंसी के निफाज के हवाले से। सिर्फ अब दूसरी जो है वो सूरत यही है कि इसमें इत्तेहादियों की मुशावरत के हवाले से जो है वो रह गया हुकूमत के पास। तो मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अब इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत और ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म हैं वो इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। अब मुशावरत के हवाले से ही अगर प्रोग्राम के अगले हिस्से की बात करें तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात है और बाकायदा इस मुलाकात में ये एमरजेंसी की ऑप्शन जो है उसके ऊपर वो किया जाएगा, क्योंकि एमरजेंसी की जो समरी की मंजूरी है वो सदर ने वो करना है। वज़ीर आज़म एडवाइस देंगे पार्लियामान से, इसकी बाकायदा तौर पर वो होगी पूरी डिस्कशन के बाद और फिर उसके बाद सदर मंजूरी देंगे। तो आज वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे और इस हवाले से बाकायदा तौर पर इस पे पूरी डिस्कशन होगी। और इसके साथ साथ अगर एक और पेशरफ्त देखी जाए तो कल हुकूमत ने इस हवाले से स्पीकर ने समरी भेज दी है वज़ीर आज़म को, सदर को, पार्लियामान का इजलास बुलाने पे, ख़ास तौर पे ये जो कौमी असम्बली का इजलास है उसको बुलाने के हवाले से एक समरी भी मूव हो चुकी है। तो आने वाले जो 8-10 दिन हैं उसमें बाकायदा तौर पे इन सेशन होगा, कौमी असम्बली भी इन सेशन होगी और उसके साथ साथ ये जो हुकूमत ने ये मनसूबा किया है और ख्वाजा आसिफ ने ये जो बयान दिया है कि अगले 8-10 दिनों में ये इस हवाले से बाकायदा आपको नज़र आ जाएगा। तो आने वाले 8-10 दिनों में ये इस हवाले से बड़ी एक अहम पेशरफ्त हो सकती है और इस हवाले से हुकूमत के पास एमरजेंसी की पूरी आइनी और कानूनी तौर पे ऑप्शंस मौजूद हैं और इसको कोई अदलिया भी जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो भी पेशरफ्त होती रहेगी आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं फिच की जो रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये 8 माह से ज़्यादा नहीं चलने वाली, 18 माह से ज़्यादा नहीं चलने वाली। और इस हवाले से फिर आगे ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी वो टेक्नोक्रेट्स की होगी। तो ये फैक्चुअली मुझे फिच की जो रिपोर्ट है इनकरेक्ट लगती है, क्योंकि जो पाकिस्तान का आइन है उसमें इस हवाले से कोई प्रोविज़न नहीं है कि टेक्नोक्रेट्स की कोई गवर्नमेंट लाई जा सके। सिर्फ एक सूरत हो सकती है, वो ये है कि अगर मार्शल लॉ लग जाए, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही कोई जो है वो लेकिन वो भी फिर जो है वो टेक्नोक्रेट्स की नहीं होगी, वो तो अगर फैक्चुअली देखा जाए तो वो मार्शल लॉ गवर्नमेंट होगी। अब उसमें फिर ये क्या किस तरह की गुंजाइश निकाली जाती है, ये फिच की रिपोर्ट ने ये इस हवाले से वो नहीं किया। तो ऐसे लगता है कि उसको ग्राउंड रियलिटीज़ और पाकिस्तान के आइन और कानून का इल्म नहीं है, इस वजह से वो फिच ने ये प्रेडिक्ट किया है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो सकती है। एक सूरत और हो सकती है कि वज़ीर आज़म अगर ये मौजूदा असम्बलियाँ हैं डिज़ोल्व कर दें और डिज़ोल्व करने के बाद जो है वो कोई निगरान हुकूमत आएगी
जब निगरान हुकूमत ही कोई इसके हवाले से कोई टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट वो कर सकती है, लेकिन वो भी फिर आपने देखा है कि ये 6 माह या मैक्सिमम 2 टर्म्स जो है वो, यानी 6 माह की 2 टर्म्स तक वो जा सकती है, एक्सटेंड की जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं की जा सकती। तो ये फिच की रिपोर्ट में जो है वो मुझे लगता है कि फैक्चुअली कोई करेक्ट नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि इमरान खान जो है उनको मज़ीद वो लंबे अरसे तक वो जेल में रहेंगे। तो इस हवाले से काफ़ी हद तक ये दुरुस्त लगती है, क्योंकि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ासतौर पे ना इमरान खान अभी कोई कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और ना ही डील के हवाले से, जब तक ये कोई डील नहीं करते या कोई माफ़ी नहीं मांगते तब तक इमरान खान का बाहर आना भी पॉसिबल नहीं लग रहा। तो इस हवाले से कुछ जो है ये दुरुस्त लगती है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से कोई वो पेशरफ्त हो सकती है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। बहरहाल अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास फिर से है, कल भी हुआ, और इस हवाले से ये मुशावरत की जा रही है कि किस तरह ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और इस हवाले से आज इजलास में जो मेरी इतलात हैं वो यही हो सकती है, और यही बेस्ट ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख दें और अप्रोच करें कि इसके ऊपर हमें गाइड किया जाए आर्टिकल 187(2) के तहत कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है, ख़ासतौर पर ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि जो फरवरी वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये मखसूस ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, उसके ऊपर ये मौजूदा मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इसको मिस इंटरप्रेट किया है। तो इलेक्शन कमीशन के लिए वाहिद ऑप्शन जो एक कानूनी तौर पे बेहतर है वो यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया जाए और उनसे कहा जाए कि इसके ऊपर अमल दरामद कराने के हवाले से हमें गाइडलाइंस दें। अदरवाइज़ फिर यही हो सकता है कि फिर फ्यूचर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ात कर सकती है कि आपने मिस इंटरप्रेट किया है। तो इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि इस हवाले से यही फैसला करे कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करके कहे कि हमें बताया जाए कि ये इसके ऊपर अमल दरामद कैसे किया जा सकता है। बहरहाल इस हवाले से जो फैसला होगा उसके ऊपर भी आपके साथ ज़रूर अपडेट शेयर करता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं एडहॉक जजेस की तकर्री के हवाले से। एडहॉक जजेस का आपने देखा कि आज इजलास है और इसमें पहले 4 नाम जो काजी फायज़ ईसा की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे, उसमें से 2 जजेस ने तो इनकार कर दिया है, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकर ने। और उसकी वजह आपके सामने है, जो PTI की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके साथ साथ कुछ मखसूस सहाफ़ियों ने भी इस हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया है। तो उसके बाद ये 2 जजेस तो प्रेशर बर्दाश्त ना करते हुए उन्होंने इनकार कर दिया। बाकी 2 का जो है आज उन्होंने नाम गौर करना था जुडिशल कमीशन ने। जुडिशल कमीशन की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो उसमें चीफ जस्टिस इसके सरबराह होते हैं, और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 3 सर्विंग जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो इसके मेंबरान होते हैं, जिसमें इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और तीसरे जो हैं वो जस्टिस याया अफरीदी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से ये 4 मेंबरान होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, 5 हो गए, और उसके साथ साथ एक बार काउंसिल के नुमाइंदे होंगे, एक लॉ मिनिस्टर और एक अटार्नी जनरल। तो ये जो है आज ये टेकअप करेंगे। इस हवाले से उम्मीद यही है कि ये मुत्तफ़िका तौर के ऊपर ये फैसला कर लिया जाएगा अपॉइंटमेंट का, क्योंकि ये जजेस को भी अंदाज़ा है कि ये जिस ख़तरनाक हद से जो केसेस की ज़ेर अल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और जो पेंडेंसी की जो शरह है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसमें ये एडहॉक जजेस के ज़रिए, क्योंकि ये ज़्यादातर फिर ना इनकी गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं सर्दियों की, तो ये अपने जो केसेस की वो समाअत करते हुए पेंडेंसी की जो रेशो है उसको एटलीस्ट किसी हद तक वो कम कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी मुत्तफ़िका तौर के ऊपर मंजूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें आज जो एक और पेशरफ्त हुई है वो उमर अयूब, जो इस टाइम अपोजिशन लीडर हैं PTI के और पार्लिमानी लीडर भी हैं, उन्होंने ख़त लिखा है जुडिशल कमीशन के मेंबरान को कि ये एडहॉक जजेस को तकर्रुर ना किया जाए, ये मुतनाज़ा फ़ैसला है। और इस हवाले से जो बाकी उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं, ख़ासतौर पे जो सिटिंग जजेस भी हों, वो इसको कोई अंडर कंसिडरेशन करेंगे, क्योंकि जजेस की तैनाती के हवाले से हमेशा से ये अदलिया का असूल रहा है कि वो जुडिशल इंडिपेंडेंस के ज़रिए ही जजेस की तैनाती करना चाहते हैं। तो इस तरह अगर कोई इंटरफेरेंस करेगा बाहर से कोई सियासतदान, चाहे वो किसी भी उनके कोई ऑब्जेक्शंस हों, उनको कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अदरवाइज़ ये फिर जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर एक जो है वो कदगन समझी जाएगी। तो ये जो एक बैड मूव है उमर अयूब की तरफ से, ये जो ख़त लिखा गया है कि जजेस के साथ, चाहे आप जितना भी वो समझते हो कि आपके साथ हमदर्दी है, वो कभी भी इस तरह की जो खतूत हैं या इस तरह की जो रिक्वेस्ट है उसको
एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह किसी सियासतदान के कहने के ऊपर किसी जज की तैनाती को रोका जाएगा या की जाएगी तो वो जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर एक हर्फ आएगा। तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई उमर अयूब के ख़त को कोई एंटरटेन किया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी पेशरफ्त हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।